19वीं सदी के दौरान मुबारकपुर के बुनाई व्यापार में भारी गिरावट आई। यह गिरावट अन्य जगहों की तुलना में थोड़ा कम थी। सन 1882 से 1894 के दौरान बाढ़, 1882, 1894 और 1895 और 1897 में अकाल और 1904, 1905 और 1907 में प्लेग के कारण इस कस्बे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन प्राकृतिक आपदाओं ने बुनकर वर्ग को बुरी तरह से प्रभावित किया तथा उनका बहुत नुकसान भी हुआ। इस कठिन दौर में प्रतिकूल कृषि मौसमों के साथ यार्न की कीमतों में वृद्धि हुई। एक बात और भी यहाँ गौर करने वाली है कि 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस इलाके में कई बार अकाल और सूखे जैसी समस्याओं ने दस्तक दी। लेकिन जब जब ऐसी प्राकृतिक आपदाओं ने मुबारकपुर में दस्तक दी तब यहाँ के शेख ज़मींदारों ने यहाँ मौजूद किसानों, बुनकरों, मजदूरों तथा हज़ारों लाखों की तादाद में आबाद यहाँ के लोगों की किसी भी प्रकार का कोई लगान नहीं वसूला। जहाँ और दूसरी सल्तनतों के राजा और महाराजा किसी भी कीमत पर अपनी जनता से लगान वसूल ही लिया करते थे, ऊपर से उन पर अंग्रेज़ों का भी काफ़ी प्रेशर हुआ करता था, तो वहीं मुबारकपुर के ज़मींदारों द्वारा उस दौर में इस तरह का फ़ैसला लेना वाकई एक काबिल तारीफ़ काम था। 1896 से 1904 के बीच इस क्षेत्र में रेलवे लाइनों के खुलने के बाद से कपड़ा व्यापार में कुछ हद तक पुनर्जीवित हुआ। हालांकि व्यापार मंदी के कारण मुबारकपुर के कई बुनकरों को सूती रुमाल और दक्कन की पगड़ी, जिसे दक्षिणी पगड़ी भी कहा जाता था, की बुनाई का सहारा लेना पड़ा, जो मराठा वर्चस्व वाले क्षेत्रों में रेशम, कपास या साटन की तुलना में अधिक मांग में थे। दुर्गा पूजा के समय बड़ी संख्या में थोक व्यापारी पश्चिम बंगाल से मुबारकपुर आया करते थे। मुबारकपुर में मोहल्ला पूरा सोफी के बुनकर अब्दुल माजिद, जिनका जन्म सन 1864 में हुआ था तथा मृत्यु 1934 में हुई थी, उन्होंने कस्बे के रोज़मर्रा के जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में डायरी के रूप में बहुत से नोट्स रखे हुए थे। उनकी डायरी में सन 1902 से 1934 की अंतिम प्रविष्टि की घटनाओं को दर्ज किया गया था। वह बुनकरों के समुदाय के एक समृद्ध सदस्य के तौर पर जाने जाते थे तथा वह एक गृहस्थ थे। उनकी अधिकांश प्रविष्टियां विभिन्न प्रकार के कपड़ों और विभिन्न प्रकार के धागों और वस्तुओं की कीमतों के बारे में बताती थीं, लेकिन वह कभी भी अपने करघे का उल्लेख नहीं करते थे। उनकी प्रमुख चिंताएं उनके व्यवसाय, कपड़ा व्यापार, सामुदायिक मुद्दों और पंचायतों के बारे में होते थे। मुबारकपुर कस्बे के बारे में कुछ मुद्दे उनके ही दृष्टिकोण से लेखक ज्ञानेंद्र पांडे तक पहुँचे थे। 20वीं सदी को शुरुआती दशक में मुबारकपुर के महाजनों और साहूकारों के व्यवसाय में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन ज़िले के अन्य स्थानों की तुलना में मुबारकपुर के बुनाई उद्योग में कुछ हद तक कमी देखने को मिली। सन 1919 एक ऐसा साल था जब मुबारकपुर का बुनाई उद्योग अपने उरूज पर पहुंचा और बेहिसाब समृद्धि पाई। एक 4 गज का गाल्टा 10 रुपये में बेचा गया और यहाँ तक कि 11 रुपये तक चला गया। 16 गज की लंबाई का सफ़ेद गाल्टा 41 रुपये तक चला गया। अब्दुल माजिद कहते हैं कि अब के साल अच्छा रोज़गार हुआ, जिससे मुबारकपुर आबाद हुआ। लेखक आगे कहता है कि आज तक ऐसा रोज़गार न कभी हुआ और न आगे कभी होगा, अर्थात इस साल मुबारकपुर में व्यापार समृद्धि लेकर आया। आज तक ऐसा व्यवसाय न तो कभी हुआ और न ही फिर कभी होगा। इस साल मुबारकपुर में बानी और अधिया पर बुनाई करने वाले लोग भी स्वतंत्र रूप से समृद्ध हो गए और खूब मुनाफा हाथ लगा। मुबारकपुर के प्रत्येक मोहल्लों में लोगों ने भैंसें खरीदी। भले ही उन्हें दूध का उत्पादन नहीं करना था, फिर भी उन्होंने भैंसें खरीदी। लेखक बताता है कि लोगों ने काफ़ी फिजूल खर्चियाँ भी की। उसी साल भाईचारे के तहत 142 लोगों ने हज काबा के लिए प्रस्थान किया, वास्तव में जो कि एक पवित्र कार्य था। मुबारकपुर की समृद्धि की यह घटना नवंबर 1919 से दिसंबर 1920 तक लगातार जारी रही। लेखक कहता है कि जब से मुबारकपुर बसा तब से व्यापार कभी समृद्धि के इस स्तर तक नहीं पहुंचा था और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि यह साल मुबारकपुर के इतिहास का एक गोल्डन पीरियड यानी कि सुनहरा दौर रहा। इतनी समृद्धि मुबारकपुर ने इसके बाद कभी नहीं पाई। मुबारकपुर में ब्रोकेट साड़ी के हथकरघा उद्योग का विकास सन 1930 में शुरू हुआ। ब्रोकेट साड़ी का हथकरघा उद्योग सबसे पहले सन 1930 में आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर के मोहल्ला पूरा रानी बस्ती, जिसे बखरी के नाम से भी जाना जाता है, में आबिद हुसैन, जो कि एक कुलीन बुनकर थे, उनके द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने इस उद्योग से पहले सांगी और गाल्टा की बुनाई के साथ अपना उद्योग शुरू किया था। इस उद्योग की शुरुआत आबिद हुसैन के घर से शुरू हुई, जिन्होंने 15 दिनों के अंदर अंदर मुबारकपुर, अमीलो और सरैया में अपने ही समुदाय के बहुत से लोगों तक पहुंचा दिया। 1950 के दशक तक मुबारकपुर में करघों की कुल संख्या 5275 थी।
जिनमें से 1250 यानी कि 20% सूती कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता था। अमीर बुनकर रेशम की बुनाई किया करते थे, जबकि जो गरीब बुनकर थे वे कपास की बुनाई किया करते थे। कुछ दुर्लभ मामलों में एक ही घर में रेशम और कपास दोनों की बुनाई हुआ करती थी। रेशम उद्योग अनिवार्य रूप से कुटीर उद्योग हुआ करते थे। बिजली करघों पर रेशम नहीं बुना जाता था। घर पर अपने करघे पर काम करने वाला एकल बुनकर सामान्य इकाई था। कुछ छोटी कार्यशालाओं में 2 या 2 से अधिक करघे थे, जिनके मालिक बुनकरों को नियुक्त करते थे, उन्हें रंगे हुए धागे देते थे और पीस दर के आधार पर भुगतान करते थे। उत्पादन की सबसे छोटी इकाई एकल बुनकर पूंजी और कच्चे माल की कमी के कारण पूरी तरह विकलांग बनकर रह गया था। बिचौलिया जो डीलर भी था उसे यार्न की आपूर्ति करता था और तैयार माल को निश्चित दर पर खरीदता था। बुनकर लगभग पूरी तरह से बिचौलियों और बुनी हुई साड़ियों और अन्य रेशमी कपड़ों के आदेश के अधीन होकर रह गया था। दोस्तों, मुबारकपुर का इतिहास तो अभी बहुत लंबा है, लेकिन फ़िलहाल वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए इसे आज यहीं पर रोकते हैं। इसके बाकी हिस्से हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे। धन्यवाद।